ये सीटेट की जो सीरीज चल रही है उसके एक और क्लास में आज बात करेंगे 30 क्वेश्चंस की। आप आज भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए और वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने स्कोर बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रभावी प्रक्रिया कब होती है। तो इसका तो आंसर आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब बच्चा जेड में कार्य करे और शिक्षक शिक्षक जो है वो स्कैप फोल्डिंग के पर्पज से आंसर दे। तो ये हो जाएगा वाइगोस्की के अनुसार। यहाँ पे है कि जब बच्चा अकेले समस्या हल करे, नहीं, जब बच्चा समान उम्र के साथियों के साथ रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा कि आपके जो सीडीपी में 30 नंबर की तैयारी है वो कितनी अच्छी होती जा रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्याजे महोदय के अनुसार एगोइस्टिज्म किस अवस्था, जो ईगो होता है या जो इगोइस्टिज्म है वो किस अवस्था में होता है। तो प्याजे के अनुसार ये क्या संवेदी गति अवस्था है? नहीं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठोस संक्रियात्मक भी नहीं है और औपचारिक संक्रियात्मक भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कोहल वर्ग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस स्तर का भाग है। कोहल वर्ग क्या कहते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार कौन सा ऐसा भाग है जिसमें बच्चा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। क्या यह ऑप्शन नंबर ए है? नहीं, ये पारंपरिक है। कोहल वर्ग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना एक पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि हम हर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जब ये सीरीज कंप्लीट हो तो आपके पास इजी, मॉडरेट और हाई तीनों लेवल के क्वेश्चंस तैयार हो, ताकि एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप ऐसा ना हो कि बहुत इजी पेपर आया तो आप सॉल्व करके आए और पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट या थोड़ा सा हाई रहा तो आपके कदम उस टाइम लड़खड़ा जाएंगे। नहीं, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इस ट्रस्ट के साथ मैं भी आपको ये ट्रस्ट दिलाती हूँ कि आप इस पूरी सीरीज को एक बार कम्प्लीटली देख लीजिए। उसके बाद आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए और जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको भी पढ़िए। आप देखिएगा कि इसके बाद आपके 90 से 99% क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप 30 आउट ऑफ 30 भी लेकर आइएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन के साथ साथ अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, क्योंकि सिर्फ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना सही नहीं है, क्योंकि हमें हर लेवल से तैयार होके जाना चाहिए। मैं विश करती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन का लेवल इजी ही आए, बट अगर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हार्ड आ गया तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको हर सिचुएशन में तैयार होके जाना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असंतुलन किस सिद्धांत का भाग है। असंतुलन किस सिद्धांत का भाग होगा, आप बताइए। असंतुलन किस सिद्धांत का भाग होगा? तो ये प्याजे महोदय कहते हैं कि प्याजे महोदय संज्ञानात्मक विकास को असंतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्कीनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में शेपिंग क्या है। तो स्कीनर महोदय क्या कहते हैं यहाँ पे? स्कीनर महोदय के अनुसार धीरे धीरे वांछित व्यवहार विकसित करना, दंड देना नहीं होगा। कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि आप कभी भी आंसर करिए तो आप बच्चे को सेंटर में रख के करिए, और दंड देना, डांटना, डराना, धमकाना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं और इसका यूज हम अपने टीचिंग फील्ड में नहीं कर सकते हैं। गलत उत्तर देना नहीं, आदत बनाना बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे वांछनीय व्यवहार विकसित करना, आप धीरे धीरे वांछनीय व्यवहार विकसित करते हो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखिए। बुद्धि परीक्षण में कन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ क्या है? आप बताओ कि बुद्धि परीक्षण में कन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ क्या हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कई उत्तर उत्पन्न करना? जी नहीं। क्या एक सही उत्तर पर पहुंचना? हाँ, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। रचनात्मकता प्रदर्शित करना नहीं, क्रिएटिविटी की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है।
याददाश्त बढ़ाना नहीं, यहाँ पे याददाश्त की भी कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब हो जाता है एक सही उत्तर के पास पहुंचना, एक सही डिसीजन लेना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रूनर के अनुसार सीखने की कौन सी अवस्था सबसे अमूर्त होती है। यहाँ पे बात कर रहा है अमूर्त अवस्था की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ब्रूनर के अनुसार सीखने की जो अवस्था है वो अमूर्त होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परिपक्वता सीखने को कब प्रभावित करता है। यानी कि जो मेच्योरिटी लेवल है बच्चे का, वो सीखने को कब प्रभावित करेगा, जब पर्यावरण मौजूद ना हो, या फिर जब सीखना स्वचालित हो, या जब बच्चा विकासात्मक रूप से तैयार हो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, देखिए, जब पर्यावरण मौजूद हो, तो पर्यावरण मौजूद ना हो, क्यों, यहाँ पे सीखने के लिए तो पर्यावरण मौजूद होना चाहिए ना। जब सीखना स्वचालित हो, स्वयं से बच्चा सीखता हो। ओके, जब बच्चा रटने की क्षमता को बढ़ाए नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या हो सकता है? ये बौद्धिक संरचना है, व्यवहार पर्यटन है, भावात्मक प्रक्रिया है, या फिर अनुमानसिक तत्व है। तो ये बौद्धिक संरचना है। यहाँ पे व्यवहार नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भावात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं है, अनुमानसिकता भी नहीं है, जीन्स की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है स्कीमा क्या है? स्कीमा बौद्धिक संरचना है। अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइगोस्की के मोर नॉलेजेबल अदर्स में कौन शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे कौन शामिल हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता। देखिए, जब भी बात यहाँ पे केवल हो, दंड देना हो, या केवल माता पिता हो, केवल शब्द नेगेटिव वर्ड होता है। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर करिए, और सपोज करिए आपको नहीं भी आता है ना, फिर भी आप उसमें देखिए कि जो केवल पूछ रहा है उसको थोड़ा छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो अक्सर गलत होता है। क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में देखोगे ना, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं पकड़ा जा सकता। हम हमेशा बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम बच्चे का संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का विकास करते हैं। तो केवल एक चीज पे कैसे फोकस हो सकता है? कोई भी जो अधिक जानता हो उसे हम मोर नॉलेजेबल में शामिल करेंगे ना। अधिक ज्ञान जिसके पास होगा उसे ही तो शामिल करिएगा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा में आईईपी का अर्थ क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में आईईपी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप मुझे यहाँ पे बताइए। इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोसेस हो जाएगा, इंडिविजुअल ईरर पैटर्न हो जाएगा, या फिर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी कि समावेशी शिक्षा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सीखने का जो ट्रांसफर सबसे अधिक कब होता है। सीखने का ट्रांसफर कब होगा? जब विषय से असंबंधित हो, तो उस समय होगा जब पुराने और नए कार्य समान हो। यानी कि जब पुराने और नए कार्य समान है तब हो सकता है ट्रांसफर। जब कठिनाई बहुत अधिक हो, जब कठिनाई बहुत अधिक होगा तो बच्चा, तो कोई भी आप जब बच्चे को सिखाते हो तो वो भी तो ज्ञान को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हो, समझाते हो। जब दंड का प्रयोग हो, दंड नहीं दे सकते हम बच्चों को। जब विषय असंबंधित हो, अरे जब विषय ही नहीं पता होगा, विषय के संबंध में ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या समझा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करिए कि बहुविधि बुद्धि सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किनका है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किस विद्वान का दिया हुआ है। तो क्या ये पियाजे महोदय का है? जी नहीं, ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय का है। कोहलवर्ग का भी नहीं है और ब्रूनर का भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर महोदय देते हैं। और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब सीटेट के बहुत फेवरेट टॉपिक्स है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाकर देख सकते हैं।
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? ठोस वस्तुओं पर निर्भर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कल्पना और तर्क पर, भाषा विकास भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का मतलब हो जाता है काल्पनिक और तर्क। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग किसके माध्यम से होती है? आप बताइए किसके माध्यम से होगा? दंड के माध्यम से होगा? नहीं। दंड कैसे हो सकता है? भूल से भी नहीं होगा और प्रयास से भी नहीं होगा। प्रयास भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, अनुकरण से हो सकता है। अनुकरण का मतलब होता है सीखना, अनुकरण करना, कहीं से मोटिवेशन लेना, किसी को देख के उसकी कॉपी करने की कोशिश करना। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें कभी कभी किसी के व्यक्तित्व से इतना फर्क पड़ता है, इतना असर पड़ता है कि हम सोचते हैं कि हम भी उनके तरफ बने। जैसे आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो कभी ना कभी आपको किसी शिक्षक को देख के ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा शिक्षक है, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सारी की सारी चीजें अनुकरण के थ्रू आती है। आपने धीरे धीरे उस चीज पर अनुकरण करना शुरू किया, नोटिस करना शुरू किया, आपको उनके कुछ बिहेवियर, आपको उनके पढ़ाने के स्किल्स अच्छे लगे, आपको ऐसा लगा कि नहीं, इस फील्ड में आने के बाद हम अपने एक तो हम खुद के लिए भी अच्छा करेंगे। अच्छा इन द सेंस ये है कि हम अपने सोसाइटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को ला सकते हैं। अगर एक टीचर चाहे तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा के और उन्हें भारत के भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। तो इसके बहुत सारे, सबके अपने अपने फैक्टर्स होते हैं किसी भी फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से हम इन सारी चीजों को अनुकरण करते हैं, यानी कि सीखते हैं, फिर हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करते हैं, एंड देन हम प्लान करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। आप आपने किस चीज को सोच के या फिर किस पर्पज से किसी फील्ड को सिलेक्ट किया है, ये सबका अपना अपना पर्सनल हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रचनावादी कक्षा क्या है। रचनावादी कक्षा का क्या मतलब हो सकता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन से 4 ऑप्शन बताइए। देखिए, शिक्षक केंद्रित गतिविधियां, जब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स होते हैं ना, तो उसमें उत्तर रटना तो होता नहीं है। यहाँ पे होगा बच्चों का सामूहिक समस्या समाधान। रचनावादी क्रिएटिव स्कूल्स का या क्लासरूम्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बच्चा काम करे। देखिए, हमेशा हमें पढ़ाते समय बच्चों को एक्टिव रखना है। अच्छा, आप सपोज करो कि आप किसी क्लास में क्लास ले रहे हो, 9th क्लास है, 10th क्लास है, कोई भी क्लास है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आप कहीं क्लास ले रहे हो और बच्चे वहाँ पे बोर हो रहे हैं, फिर बच्चे बात कर रहे हैं और आपने अपना 40 to 45 मिनट का क्लास कंप्लीट किया एंड देन आप क्लास से चले गए, तो इसका क्या फायदा हुआ? आप समझो ना कि जब तक आप अपने प्रोफेशन को लेकर, जब आप सही तरीके से पढ़ाओगे नहीं, तो फिर तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी ना। और पता नहीं, अगर जब आप अपने काम के को लेके ही वफादार नहीं रहोगे, तो फिर तो पता नहीं आप खुद को कैसे माफ कर रहे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा शिक्षक बनिए। और शिक्षक ही क्या, मैं तो कहती हूँ कि आपने जिस फील्ड को सिलेक्ट किया है, आप उसमें अपना 100% दीजिए और अपने काम को लेके लॉयल रहिए। क्योंकि आप उसके साथ, मतलब अपने काम के साथ कभी किसी भी तरह की गद्दारी नहीं करनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। अगर मैंने अपना प्रोफेशन टीचिंग सेलेक्ट किया है कि मुझे टीचर बनना है, तो मेरे पास मेरा एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे क्यों बनना है, क्या करना है। ये सब काम चोरी नहीं करना। चलिए, ये सब तो बातें अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हिडन करिकुलम से क्या तात्पर्य है? हिडन करिकुलम से क्या तात्पर्य हो सकता है? पुस्तक में लिखी सामग्री नहीं, हिडन करिकुलम के अंतर्गत थोड़ी आएगा ये। आप बताओ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक की हिदायतें नहीं, शिक्षक की हिदायतें भी नहीं होंगी। औपचारिक मूल्य व व्यवहार जो विद्यालय में सीखते हैं, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे औपचारिक मतलब क्या, जो आप चीजें स्कूल में सीखते हो, टीचर से सीखते हो, वो एक तरह से औपचारिक होती हैं, यानी कि आप प्रॉपर एक सीक्वेंस और एक वे से सीख रहे हो। बट आपने सोसाइटी से सीखा, अपने फ्रेंड से सीखा, अपने परिवार के किसी मेंबर से सीखा, तो ये सीखने की प्रक्रिया अनौपचारिक होती है। परीक्षा का पार्ट भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से गला खराब हो गया, इसलिए आपको आवाज थोड़ी सी अलग लग सकती है, बट कोई नहीं, क्लास तो कंप्लीट करना ही करना है और इसी तरह से हमें पढ़ाई कंटिन्यू करना है। क्योंकि
आप देखो कि 2025 खत्म होने को आ गया और 2026 शुरू होने वाला है। साल तो आते जाते रहते हैं। आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, आपको इस बार जॉब लेनी है या नहीं लेनी है, ये सब आपके हाथों में है। आप पूरी कोशिश करिए, अपना 100% दीजिए और बाकी सब जो होगा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भावनात्मक बुद्धि यानी कि ईआई किस में सहायक है। तो भावनात्मक बुद्धि जो है, क्या वो रटने में है? नहीं। जब हम रटेंगे तो भावनात्मक कैसे होगा? आपने कोई भी चीज को रट लिया तो आपने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं ना, तो आपकी भावना तो लगी ही नहीं वहां पे। और संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, कि आत्म नियम और संबंधों से होगा। आत्म नियम और संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैथ की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भावनात्मक बुद्धि, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्या कहता है कि एक्टिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक्टिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? क्या ज्ञान का एकमात्र स्रोत? नहीं। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत थोड़ी होता है। आज के जमाने में आप देखो ना, आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। तो ज्ञान का एक सोर्स थोड़ी है शिक्षक। शिक्षक व्याख्या करता भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सुगम करता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, परीक्षक भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है कि जब एक्टिव लर्निंग क्लासेस होती है वहां पे शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है, एक मार्गदर्शक की होती है, एक फैकल्टियर की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ADHD वाले बच्चों में सबसे कम देखा जाने वाला लक्षण कौन सा है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत देर तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, मतलब ये बहुत देर तक फोकस रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ADHD। क्लियर है? अत्यधिक सक्रिय नहीं होते हैं। नवाचार, क्रिएटिविटी सबसे अधिक बढ़ती है, कब बढ़ेगी आप बताइए? कब बढ़ेगी? नियंत्रण करने से नहीं, दंड देने से नहीं, दोहराने से नहीं, खुला वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप बताओ ना कि कभी भी क्रिएटिविटी कहाँ आएगी? आप बच्चे को डरा के रखो, नियंत्रित करके रखो कि नहीं तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है, यही करना है, वही करना है। जब बच्चे का माइंड चलेगा ही नहीं, थोड़ी बहुत वो शरारतें नहीं करेगा, खुद से क्रिएटिव चीजें नहीं करेगा, चलो माना 2 बार खराब हो जाएगा, 4 बार बिगड़ जाएगा, पर वैसे ही तो फिर धीरे धीरे वो बनाना सीख जाएगा, वो करना सीख जाएगा, वो बोलना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा। तो उसे दंड दे के रोकना नहीं होता है, और नहीं उसे दोहराने के लिए बोला जाता है कि चलो तुम दोहराते रहो। रोट लर्निंग को हम प्रमोट नहीं कर सकते। हमें आंसर लगाना है सी, यानी कि खुला वातावरण। आप बच्चे को भी एक खुला वातावरण दीजिए, क्योंकि बच्चे गलती नहीं करेंगे, बच्चे से कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। वो 10 बार गिर जाए फिर भी आप उन्हें इनकरेज करिए कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से उठो, फिर से पढ़ो, फिर से पूछो, नहीं समझ आया तो मैं किस लिए हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है। आप बताओ कि सामाजिक बातें कौन करता है ज्यादा, मतलब सभी करते हैं, बट एक होता है ना कि आप याद करने के पर्पज से ऐसे याद कर लेते हैं। तो सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। पियाजे महोदय नहीं, स्किनर महोदय नहीं, क्या कोहलबर्ग हैं? आप बताइए, कोहलबर्ग है या वाइगोस्की है? तो यहाँ पे हो जाएंगे वाइगोस्की महोदय। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये कथन वाइगोस्की महोदय का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या है। तो जो मोरल दुविधाएं होती है ना, वो किसने दिया है? तो ये चीजें देते हैं कोहलबर्ग महोदय। यानी कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे प्याजे महोदय नहीं होंगे, यहाँ पे प्याजे महोदय नहीं होंगे, यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे प्याजे महोदय नहीं होंगे। यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे कोहलबर्ग। एक मिनट, कोहलबर्ग, क्योंकि कोहलबर्ग जो है वो मोरल वैल्यूज की बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्याजे महोदय नहीं होंगे, स्किनर भी नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कि कठिन अवधारणाओं को समझने के लिए शिक्षक किस तकनीक का उपयोग करता है। तो कठिन अवधारणाओं को समझने के लिए शिक्षक किस तकनीक का प्रयोग करता है, करे? तो रटना नहीं, उदाहरण दे सकता है, ठोस उदाहरण से समझाए। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आ रही है, या फिर अगर आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि अलग वे से समझाओगे ना, अलग एग्जाम्पल्स को दीजिए।
अलग एग्जाम्पल दीजिए और उसके बाद उस चीज को समझाइए, तो हो सकता है बच्चे को समझ आए। या फिर आप बच्चे को कोई रियलिस्टिक जो एग्जाम्पल है उससे कनेक्ट करिए, जो डे टू डे उसके लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट करिए। क्योंकि एट द एंड हमें बच्चे को सिखाना है, बच्चे को समझाना है। सकारात्मक अनुशासन क्या है, बताओ सकारात्मक अनुशासन क्या हो सकता है? तो क्या ये दंड देना है? नहीं, दंड देना सकारात्मक अनुशासन कैसे हो सकता है? भय प्रदान करना नहीं, नियमों का पालन स्नेह पूर्वक करवाना। हाँ, एक टीचर का यही काम है कि वो नियमों का पालन जो है वो स्नेह पूर्वक बच्चों के साथ अच्छे से करवाए, उन्हें डरा के नहीं, धमका के नहीं, उनके साथ जबरदस्ती करके नहीं, अच्छे से, मतलब उनको समझा के, उनको स्नेह के साथ कि कोई बात नहीं, कर लो बेटा, गलती हो गई तो फिर